हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में। और बच्चों, जैसा आप सबको पता होगा कि आज हमें एक नए चैप्टर की शुरुआत करनी है। और आज बेटा जो चैप्टर होगा वो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यार जितने भी आईआईटी के एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनके लिए एक बहुत मेजर बेटा ये एक डर का विषय होता है। बहुत एक ऐसा ये चैप्टर होता है जिसमें कि हर बच्चे को, हर एक आईआईटी एस्पिरेंट को डर लगता है। एंड ये चैप्टर का नाम है बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है कि बहुत ही एक डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन प्रैक्टिस से बेटा आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ आज लेक्चर की शुरुआत में गारंटी दे रहा हूँ कि हमने बेटा जितने ज़्यादा डिटेल में अभी तक के सारे चैप्टर्स किए हैं। देखिए, हमने रिलेशन फंक्शन बहुत अच्छे से किया, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये 5 चैप्टर अभी तक अपने हुए हैं और बहुत अच्छे से हुए। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी हम उतने अच्छे से करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही बेटा डिफिकल्ट चैप्टर भी लगता है बच्चों को। इसलिए इस चैप्टर के लिए मैं कम से कम 14-15 लेक्चर्स डेडिकेट करूंगा, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के, ताकि आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अगर आपको ये आएगा तभी बेटा आपको इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसके बाद एओडी, उसके बाद एरिया अंडर द कर्व, ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी बेटा जब आपको ये वाला चैप्टर आता होगा। अदरवाइज अगर ये चैप्टर आपका कमजोर रहा तो आपको आने वाले सारे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। तो बेटा इस सीरीज को, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आप देखेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम बेटा स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। और जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, आप इमीडिएटली बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो वीडियोस देखते तो जरूर हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को बेटा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। क्योंकि आज से बेटा मैं एवरीडे होमवर्क शेयर करना स्टार्ट करूंगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बेटा आप सिर्फ एक ही चीज है, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उस पर बेस्ड मैं आपको रोज कम से कम बेटा 35 से 40 सवाल दिया करूंगा। छोटे छोटे से सवाल होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। वो उनका काम सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होगा। उनका काम सिर्फ ये होगा कि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएं कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, कोई भी प्रोफाइल का सवाल, ठीक है ना। तो 35 से 40 सवाल रोज तुमको बेटा मैं होमवर्क में शेयर करूंगा जब तक ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन चलेगा, ताकि आपका इनडेफिनेट में बेटा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाए। तो इमीडिएटली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए और उसमें जो भी बेटा होमवर्क के लिए आपकी प्रैक्टिस शीट्स आएंगी उन्हें बनाइए। जो भी सवाल में आपको डाउट रहे, उस सवाल का बेटा नंबर जो भी होगा, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, वो कमेंट्स में आप शेयर करिए ताकि मैं उसका रिप्लाई आपको कर पाऊँ सॉल्यूशन के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। तो सबसे पहले समझने की बच्चों जरूरत ये है कि यार इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, हमको सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है। शुरू का बेटा जो 10-15 मिनट होगा, शुरू का 10-15 मिनट बेसिक थ्योरी चलेगी, उसके बाद फिर हम सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को बेटा अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, है ना, आसान भाषा में बेटा मैं अगर आपको समझाऊं तो देखिए, इंटीग्रेशन 2 तरीके के होते हैं। इंटीग्रेशन बेटा 2 तरीके के होते हैं। अगर हम सिर्फ इस इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है जोड़ना, है ना, या समेशन आप जिसको बोलते हैं, है ना। ये सिंपल अगर भाषा में आप समझना चाहें तो इंटीग्रेट करना मतलब कोई चीज को, मान लीजिए आपको बोला जाता है कि यार हम इन 2 चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना, ये 2 चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करना मतलब मैं इन 2 चीजों को जोड़ रहा हूं। इंटीग्रेशन का मतलब सिंपल सा होता है जोड़ना। और 2 तरीके के बेटा इंटीग्रेशन होते हैं। पहला आ जाएगा प्रोसेस ऑफ समेशन, प्रोसेस ऑफ समेशन। और बच्चों जो दूसरी चीज आएगी दैट विल बी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट विल बी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो बच्चों, समझने वाली जो बात है आपके लिए वो ये है कि ये जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने लिखा है, दिस इज बेसिकली इनडेफिनेट। जो आप इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली ये है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये जो प्रोसेस ऑफ समेशन वाली चीज है बच्चों, दिस इज बेसिकली योर डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन विल बी द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा ये अगला चैप्टर होगा। अभी जो हम आने वाले 2 हफ्ते बच्चों पढ़ेंगे दैट विल बी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसका सिंपल भाषा में है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, डिफरेंशिएशन का उल्टा। बहुत सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में बोल रहा हूं बेटा। डिफरेंशिएशन का उल्टा आप जैसी बोलेंगे दैट विल बी इंटीग्रेशन, ठीक है।
तो इस चीज को हमको बच्चों समझ के चलना है। चलिए अब मैं आपको कुछ रेलेवेंट बेटा जो थ्योरी है, जो काम की चीजें मैं आपको लिखा देता हूँ, ताकि फिर अपन बेटा सवालों की प्रैक्टिस चालू कर पाए। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। इसको लिखा कैसे जाता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे मान लो अगर मुझे dy/dx ऑफ लिखा हुआ है fx एक फंक्शन था, उसको मैंने बोला डिफरेंशिएट करना। fx एक फंक्शन था जिसको बेटा मैंने बोला डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लिखते हैं लेट अस से कैपिटल fx प्लस सम कांस्टेंट, कैपिटल fx प्लस सम कांस्टेंट। मान लीजिए बच्चों अगर मेरे पास ये वाली चीज लिखी हुई, अब अगर बेटा मेरे पास ये वाली चीज लिखी हुई, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं ये इसका मान लो ये ऐसा बस लिखा हुआ है, मान लो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि dy/dx ऑफ स्मॉल fx इज इक्वल टू कैपिटल fx, मान लो सिर्फ ये लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेशन का बच्चों मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप जब देखो, आप जब fx को, आप बेटा जब fx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कैपिटल fx मिल रहा है। आप जब fx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, चलो कैपिटल fx में भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो हम phi x लिख लो, phi x लिख लो, ठीक है, phi लिख लो, एक अलग फंक्शन लिख लो, या gx लिख लो, तुम्हारी इच्छा। अगर आप स्मॉल fx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मान लो phi x आपको एक फंक्शन मिल रहा है, तो कंसेप्ट ये होता है बेटा कि आप अगर इसको बोल रहे हैं इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो fx को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो phi x मिला, तो बच्चों अगर मैं phi x को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे fx मिलेगा। अगर मैं phi x को बच्चों इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? phi x का इंटीग्रेट करते ही मुझे fx मिलेगा। ये सिंपल सी बात है। ये है बेटा वो चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये इसका सिंबल होता है, ये जो बेटा मैंने बनाया ना, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जब आपके पास इंटीग्रेशन की बेटा बात आएगी तो ये इलोंगेटेड s है, दिस इज इलोंगेटेड s। जो समेशन के लिए s होता है, दिस इज इलोंगेटेड s, जिसको बेटा लेबनिट्ज ने दिया है ना। लेबनिट्ज एक साइंटिस्ट था जिसने ये सिंबल का नामकरण किया, व्हिच इज इलोंगेटेड s। ये बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल साधारण सी भाषा में, सरल भाषा में इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो अगर fx को डिफरेंशिएट करने पर phi x आता था, तो phi x को इंटीग्रेट करने पर fx मिलेगा। सिंपल सी बात है, phi x को इंटीग्रेट करने पर fx मिलेगा। अब अगर बच्चों ये चीज हमको समझ में आ जाती है, तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो phi x फंक्शन होता है बेटा, जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, दिस फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रैंड, दिस फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रैंड, ठीक है। इसको बेटा बोला जाता है इंटीग्रैंड। और fx बेटा जो आपको मिलता है, फाइनली बेटा जो आपको मिलता है, दिस इज नोन एज इंटीग्रल, दिस इज नोन एज इंटीग्रल। मतलब कि अगर आप बोला जाए इंटीग्रल ऑफ phi x dx, तो इंटीग्रल ऑफ phi x dx क्या होगा? fx होगा। इंटीग्रल ऑफ phi x dx क्या होगा? fx होगा। जहां पर phi x क्या है? इंटीग्रैंड है, इंटीग्रैंड जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, जिस पर आपने इंटीग्रेशन वाला ये रूल अप्लाई किया है, दैट इज योर इंटीग्रैंड। और फाइनली बच्चों जो मिलता है वो होता है इंटीग्रल। बेसिक से बेटा पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखा देता हूं, ताकि आपको कुछ जनरल सी चीजें पता हो। बाकी जो हमको समझने वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सिंपल सी बात। चलिए इसको अपन क्लियर करते हैं, कुछ काम की चीजें और समझते हैं। देखिए बेटा, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट्स लिखाते जा रहा हूं, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाते जा रहा हूं। जैसे देखिए पहला पॉइंट बच्चों जो आपको पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ dy/dx of capital Fx plus some constant is equal to small fx. If dy/dx of capital Fx plus some constant is equal to small fx, then capital Fx plus c is called an antiderivative of fx, is called an antiderivative मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, एंटी-डेरिवेटिव ऑफ fx। देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं आपको लिखा देता हूं, एंटी-डेरिवेटिव ऑफ fx ऑन। बेटा इसको आप क्लोज्ड इंटरवल में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? अभी थोड़ी देर में आएगा। क्लोज्ड इंटरवल में बात करेंगे कि फंक्शन आ रहा है ना, fx फंक्शन है, तो क्लोज्ड इंटरवल a से b में बात करेंगे। ये मैं क्यों लिखा हूं अभी आपको बताऊंगा। एंड इट कैन आल्सो बी रिटन एज, and it can also be written as integration of fx dx
इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस कांस्टेंट। देखिए बहुत सिंपल सा बेटा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये अगर आप एफ एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करते हैं तो स्मॉल एफ एक्स मिलता है, तो जब स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यही वाला फंक्शन दोबारा मिल जाएगा। जब इसको हम डिफरेंशिएट किए तो स्मॉल एफ एक्स मिला, तो स्मॉल एफ एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा ये मिलना चाहिए क्योंकि उल्टा प्रोसेस है। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये एफ एक्स प्लस सी क्या है, इट इज कॉल्ड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। देखो स्मॉल एफ एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव बोलता, स्मॉल एफ एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव बोलता तो उसका तो कोई सेंस नहीं होता। मैं स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तभी तो वो आएगा ना। तो मैं इसको इंटीग्रेट करना बोलूं या बेटा इसको मैं बोलूं कि आप इसको एंटी डेरिवेटिव लिख दो, बात तो एक ही है ना। सोच के देखो, मैंने आपको क्या बोला, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन। तो आप इंटीग्रेशन की बात करें या एंटी डेरिवेटिव, एंटी डिफरेंशिएशन की बात करें, बात तो एक ही। इसलिए देखो ये कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, आप उसको इंटीग्रेंड भी बोल सकते हो या आप उसको ये भी बोल सकते हो कि ये एंटी डेरिवेटिव है एफ एक्स का। मतलब कि एफ एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, या जब आप इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स का, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, जब आप बेटा इसका इंटीग्रल करेंगे एफ एक्स का, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा, ये कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। अभी मैंने आपको बताया था ये चीज एफ एक्स जो होगा स्मॉल एफ एक्स, दिस विल बी योर इंटीग्रैंड एंड दिस विल बी योर इंटीग्रल। अभी ये चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। तो ये एक बेटा बेसिक सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, दैट इज एवरी फंक्शन which is continuous every function which is continuous on a closed and bounded interval, on a closed and bounded interval, every function which is continuous on a closed and bounded interval is integrable। मतलब हम इंटीग्रेशन का बेटा ये जो प्रॉपर्टी है, ये रूल जो है, हम इस रूल को कब अप्लाई करेंगे, हम इस रूल को बच्चों सिर्फ और सिर्फ उन फंक्शंस पे, इस रूल को बेटा हम सिर्फ और सिर्फ उन फंक्शंस पे अप्लाई करेंगे जो फंक्शंस कंटीन्यूअस, जो फंक्शंस बच्चों कंटीन्यूअस है, ठीक है। डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस पर आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के बेटा रूप में अगर मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए f(x) आपको एक फंक्शन दिया हुआ है which is 0 if x is rational, which is 0 if x is rational and which is 1 if x is irrational। ये 0 होगा अगर x रैशनल है और ये 1 होगा if x is irrational। दिस फंक्शन क्लियरली आप लिख सकते हैं बेटा, क्लियरली fx is नॉन इंटीग्रेबल या नॉट इंटीग्रेबल। आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, ये एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। तो हमको बेटा इंटीग्रेशन का देखिए जब भी सवाल आएगा, इंटीग्रेशन का सवाल हमारे पास हमेशा कंटीन्यूअस फंक्शंस में आएगा, है ना। सवाल आएगा इन कंटीन्यूअस फंक्शंस में। ये बेसिक से बेटा पॉइंट्स है, इसलिए मैं आपको इनको लिखा दे रहा हूँ। अदरवाइज इनसे बहुत ज्यादा बेटा ऐसे जेई के लिए ये सब काम का नहीं है, स्कूल एग्जाम के लिए ये सब पॉइंट्स काम में आ जाते हैं कई बार, क्योंकि स्कूल एग्जाम के सवालों में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। बाकी जेई वेई के लिए बेटा अगर आप देखेंगे तो एज सच ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं। चलिए अपन ने इंक बेटा भर ली है, इसको क्लियर करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपन बेटा नोट पॉइंट्स और लिखते हैं, फिर सवालों की तरफ मैं आपको आगे लेके चलूंगा, क्योंकि हमारा बेटा जो मेन पर्पस है वो ये है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको नोट पॉइंट्स लिखा दे रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स है। पहला बेटा पॉइंट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब आप बात करते थे स्लोप की, है ना। डिफरेंशिएशन मतलब आप बोलते थे कि ज्योमेट्रिकली ये क्या होता है, किसी पॉइंट पे स्लोप बताता है कर्व का, टेंजेंट का स्लोप। तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो देखिए हमारे पास बच्चों अगर कोई भी एक कर्व लिखा हो, जैसे कोई बेटा अगर हमारे पास एक कर्व लिखा हो, आपने बेसिक बेटा फिजिक्स में आपने ये चीज पढ़ी है, बेसिक आपने बच्चों फिजिक्स में ये चीज पढ़ी है, लेकिन चलो दोबारा मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर अभी हमने लिखा था इंटीग्रल ऑफ 5x dx, अगर इसकी वैल्यू लेट अस से fx प्लस सम कांस्टेंट है, मान लो ये
मान लो हमको ये दिया हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ फाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ये मान लो मुझे दिया, या मैं आपको बोल दूं कि यार इंटीग्रल ऑफ 2x dx क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ 2x dx। तो यार ये चीज तो आपने पढ़ी है, ये चीज तो आपने पढ़ी है कि ऐसा हम कौन सा फंक्शन लें। देखो मैं आप जो बोलना चाह रहा हूं समझना, ऐसा मैं कौन सा फंक्शन लूं जिसको कि जब मैं डिफरेंशिएट करूं तो 2x मिले। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो ऐसा मैं कौन सा फंक्शन लूं जिसको डिफरेंशिएट करने पे 2x मिल जाए, ऐसा कौन सा फंक्शन लूं जिसको डिफरेंशिएट करने पर 2x मिल जाए। तो जरा सोच के देखो, मैं क्या x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ले सकता हूं क्या मैं इसको x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट ले सकता हूं। देखो अगर मैं इंटीग्रल ऑफ 2x dx को x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट बोलता हूं तो x स्क्वायर को बेटा जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x आएगा, c को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो इसका आंसर 2x आ गया। तो अगर x स्क्वायर प्लस c को डिफरेंशिएट करने पर 2x आ रहा है, इसका मतलब 2x को इंटीग्रेट करने पर x स्क्वायर प्लस c आना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, दोबारा बोलता हूं ध्यान से सुनो, बेसिक लेक्चर है बेटा आज का, बेसिक लेक्चर। x स्क्वायर प्लस c को जब मैं डिफरेंशिएट अगर करता हूं तो 2x आता है, मतलब कि 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो x स्क्वायर प्लस c आना चाहिए। अक्सर बच्चों को ये सवाल आता है मन में कि सर ये आप c क्यों लगा रहे हो, आप कांस्टेंट क्यों लिख रहे हो। तो बेटा मैं आपको कांस्टेंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देखो अगर आप जनरल इसका सॉल्यूशन देखोगे, जनरल सॉल्यूशन, तो जरूरी थोड़ा ना है कि 2x का डिफरेंशिएशन सिर्फ x स्क्वायर पे है। 2x डिफरेंशिएशन x स्क्वायर पे आ सकता है, x स्क्वायर प्लस 1 पे आ सकता है, x स्क्वायर माइनस 1 पे आ सकता है, x स्क्वायर प्लस 2 पे आ सकता है, x स्क्वायर माइनस 2 पे आ सकता है। ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस होंगे ना, ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस होंगे जिनका की डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x है। देयर आर इनफाइनाइट सच फंक्शंस, there are infinite such functions, there are infinite functions that will give same differentiation, जब सबको ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस मैं आपके सामने लिख के बताया। तो यहां से बच्चों अब सवाल उठता है, इसका सवाल उठता है कि इसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है। यहां पर सवाल उठता है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल मीनिंग अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा आपके बेटा मन में कई सारे बच्चों को ये गलत नॉलेज होता है कि सर इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कई सारे बच्चों को ये लगता है, आप में से जिसको लगता होगा मुझे बताना, मुझे कमेंट्स में अभी बताइएगा कि आप में से किसको ऐसा लगता है कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया होता है। अगर आपको ये लगता है तो ये गलत है, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया नहीं होता। हम अभी बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। जब आपने 2x को इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमारा आंसर आता है x स्क्वायर प्लस c। क्या ये एरिया लिखा है? क्या ये एरिया लिखा हुआ है? देखो c की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग आपको कर्व मिल रहे हैं। c की अलग अलग वैल्यूज के लिए बच्चों अलग अलग कर्व मिल रहे हैं। बेसिकली आपको ये x स्क्वायर मिल रहा है, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 2, इस तरीके का ये क्या है? दिस इज बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व्स। इसको थोड़ा यहां से पास करा लेना है, ठीक है ना, मतलब मैं ढंग से नहीं बनाया हूं, तुम बना लेना ढंग से। दिस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो बच्चों होता है ये एरिया नहीं बताता। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो आएगा वो आपका बेटा रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली अ फैमिली ऑफ कर्व्स। इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स, नॉट एरिया। हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हैं ये x स्क्वायर प्लस c आ रहा है। कभी भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखो आपके पास ये fx प्लस c आएगा। fx एक फंक्शन है और उसमें आप c की वैल्यू ऐड करते जाएंगे तो इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली। इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली। और इस फैमिली में कॉमन बात क्या है? हमने बेटा ये चीज कोनिक सेक्शन में पढ़ी है क्लास 11th में कि कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स में खास बात होती है जिससे की वजह से वो एक परिवार का हिस्सा है, वो एक फैमिली का हिस्सा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें कि इस फैमिली में बेटा किसी भी कर्व को, इस फैमिली में जब आप किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे कर्व्स पर स्लोप सेम होगा। देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं। when we differentiate any curve
any curve of this family, when we differentiate any curve of this family, then the slope at a point x1 y1 is same for all the members of the family, for all the members of the family। ये बेटा मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। इसका बुकिश जो डेफिनेशन है मैं वो भी आपको लिखाऊंगा, लेकिन ये मैंने सिंपल भाषा में लिखा है कि आप यहाँ पर देखिए, आप बच्चों यहाँ पर देखिए कि अगर आप इस फैमिली में, अगर बेटा आप इस फैमिली में कोई भी आप एक ग्राफ को ले लीजिए, किसी भी आप कर्व को लीजिए। अब अगर बेटा मैं किसी भी कर्व की बात करूं तो उस कर्व के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे मान लो मैंने ये वाला कर्व लिया इस पॉइंट, ठीक है। अब ये वाला कर्व मान लो है x स्क्वायर प्लस 2 का, लेट अस से दिस इज x स्क्वायर प्लस 2, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज x स्क्वायर, अंदाजे से मान लेते। अब अगर ये x स्क्वायर प्लस 2 का बच्चों कर्व है तो इस पॉइंट x1 पे, इस पॉइंट x1 पे बेटा जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तब भी 2x आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 को करोगे तब भी 2x, x स्क्वायर माइनस 1 को करोगे तब भी 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x। तो इस फैमिली में आप किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन करिए, आपको हमेशा ही जो बेटा डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा स्लोप, दैट विल बी 2x। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1 पर बात करूं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1 पर, तो इन सब का स्लोप देखो क्या आ रहा है, 2x1 आ रहा है। तो when we differentiate any curve of this family, then the slope at a point x1 y1 is same for all the members of the family। आप किसी भी मेंबर को उठाकर डिफरेंशिएट कर लीजिए, उस पॉइंट x1 पर सारे ही कर्व्स का बच्चों जो स्लोप होगा दैट विल बी सेम, ठीक है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सी बात है। तो देखिए मैं इसका बेटा बुकिश डेफिनेशन भी आपके लिए रीड कर देता हूं, बाकी जो मैंने आपको समझाया है उसका मतलब वही है कि इसमें बोला जा रहा है कि इंटीग्रल fx dx जो होता है, इंटीग्रल phi x dx जो मैंने लिखा है, इट डिनोट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स, ये मैंने लिखा ही है, इट डिनोट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स such that the slope of the tangent at x equal to x1 on every member is same, है ना। जो बेटा स्लोप होता है, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ टैंजेंट at x equal to x1 on every member is same। आप कोई भी आप मेंबर ले लीजिए, उस पर जब आप x1 पर टेंजेंट डालेंगे तो उसका स्लोप वही आएगा, सेम आएगा किसी भी मेंबर पे। Hence antiderivative of a function is not unique। क्या लिखा है, antiderivative is not unique। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, antiderivative of a function या इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन, एंटीडेरिवेटिव बोला जाए या इंटीग्रल बोला जाए, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, बात तो एक ही है। एंटीडेरिवेटिव भी डिफरेंशिएशन का उल्टा है, इंटीग्रल बोलूं तो भी डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो एंटीडेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिक। बेटा किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो रिजल्ट आता है इट इज नॉट यूनिक, देख सकते हो आप, इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली, ये यूनिक नहीं है, इट इज नॉट यूनिक, इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली, है ना। antiderivative of function is not unique। So if g1x and g2x are two antiderivatives of a function fx on closed interval a से b, then they differ only by a constant। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आप उस फैमिली का बच्चों कोई भी आप एलिमेंट उठा लीजिए, कोई भी दो। ऑल्सो ये भी मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है क्योंकि पहला लेक्चर है, लेकिन बहुत ही जल्द हम सवालों की प्रैक्टिस चालू करेंगे। ऑल्सो इफ वी चूज any two members या any two curves of this family, then they only differ by a constant value, then they only differ by some constant, किसी कांस्टेंट से ही बच्चों को डिफर करेंगे। आप इस बात को समझिए, जैसे आप अगर x स्क्वायर प्लस 1 को उठाएं और आप x स्क्वायर माइनस 2 को उठाएं, तो जब आप दोनों को मतलब बेटा जैसे ही आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो देखिए 1 माइनस माइनस दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। तो अगर आप एक फैमिली के बेटा कोई भी दो कर्व्स को उठाएंगे तो वो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू से ही बस डिफर करेंगे, बाकी तो ओवरऑल वो कर्व सेम ही होगा, ठीक है। तो ये भी एक काम की बात थी। उसके बाद चलिए इसको बेटा क्लियर करते हैं। पहला हमने नोट पॉइंट देख लिया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जिसमें हमने देख लिया कि एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है
और हमने देख लिया बेटा कि एंटी डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का यूनिक नहीं होता। अगले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट बच्चों हमारे पास दिया हुआ है नोट में, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन is differentiable, हमारे पास दिया एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। जैसे मान लीजिए बेटा आपको अगर दिया हुआ है दैट इज इफ fx इज कंटीन्यूअस, मान लीजिए बच्चों अगर मुझे दिया हुआ है कि fx एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, fx मान लीजिए एक कंटीन्यूअस फंक्शन मुझे दिया हुआ है, बोला जा रहा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इसके इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो इंटीग्रल fx dx, ठीक है, इंटीग्रल fx dx। मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है कैपिटल fx प्लस c, मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है कैपिटल fx प्लस c, तो क्या लिखा है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन, एक कंटीन्यूअस फंक्शन था उसका मैंने एंटी डेरिवेटिव लिया या इंटीग्रल लिया, इज डिफरेंशिएबल। तो ये जो बेटा आपने जैसी इसकी वैल्यू लिखी fx प्लस c, तो बेसिकली fx का एंटी डेरिवेटिव क्या है? कैपिटल fx प्लस c, है ना। ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, अभी अभी ये तो मैं पढ़ के आया हूं कि एक फैमिली है कर्व्स की, तो इसका एंटी डेरिवेटिव अगर fx प्लस c है तो बेटा एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, fx हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका मतलब d बाय dx ऑफ कैपिटल fx बेटा आप जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्मॉल fx मिलेगा। d by dx ऑफ बच्चों जब आप कैपिटल fx करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्मॉल fx मिलेगा। दिस इज बेसिकली योर f डैश x, कैपिटल f डैश x, ये इसका मतलब है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यार अगर इसको इंटीग्रेट करने पर ये मिलता था तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा, तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही ना यार। अगर इसको इंटीग्रेट करने पर ये मिल रहा है तो इसको डिफरेंशिएट करने पर ये fx वापस मिलना चाहिए, मतलब कैपिटल fx क्या होगा? एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल f डैश x जो होगा, कैपिटल f डैश x विल बी इक्वल टू स्मॉल fx, इसका मतलब कि कैपिटल fx जो होगा इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। ऑब्वियस सी बात है, वही लिखा भी हुआ है स्टेटमेंट में, इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, ठीक है। चलिए अगला बेटा हमारे पास पॉइंट लिखा है थर्ड नोट पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है इफ इंटीग्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस, if integrand is discontinuous, if integrand is discontinuous at x equal to x1, at x equal to x1, if integrand is discontinuous at x equal to x1, then its antiderivative, then its antiderivative need not be discontinuous, antiderivative at x equal to x1 need not be discontinuous, मतलब कि जरूरी नहीं है कि इसका एंटी डेरिवेटिव भी डिसकंटिन्यूअस ही आए, ये जरूरी नहीं है। देखो इसका मैं आपको एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए अभी ऑल्दो मैंने आपको ये रूल पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपने क्लास 11th की फिजिक्स में बेसिक इंटीग्रेशन में ये चीज पढ़ी होगी। अगर मेरे पास लिखा है इंटीग्रल x रेज़ टू पावर -1/3 dx, ये मान लीजिए मेरे पास लिखा है इंटीग्रल x रेज़ टू पावर -1/3 dx, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है x रेज़ टू पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 और प्लस सम कांस्टेंट, यही होता है इसका इंटीग्रल। तो यहाँ से देख लीजिए आपके पास क्या आ गया, x की पावर -1/3 प्लस 1 मतलब x की पावर 2/3 और अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है -1/3 प्लस 1 मतलब ये आ गया 2/3 आया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 और बाय 2, ये आप लिख सकते हैं इसको ऐसे प्लस कांस्टेंट, ये बच्चों हमको दिया हुआ। अब आप देख लीजिए आपका ये जो इंटीग्रेंट है बच्चों, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इंटीग्रेंट जो है दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेकिन बेटा अगर मैं देखूं इसकी बात, तो ये जो फंक्शन लिखा है ये तो कंटिन्यूअस लिखा है, बट योर इंटीग्रल इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इंटीग्रेंट जो है, इंटीग्रेंड डिसकंटिन्यूअस है लेकिन इंटीग्रल क्या आ गया? कंटिन्यूअस आ गया। तो अगर आपका इंटीग्रेंड डिसकंटिन्यूअस होगा तो जरूरी नहीं है कि उसका इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव भी डिसकंटिन्यूअस हो, वो कंटिन्यूअस आ सकता है, ठीक है। ये एक पॉइंट हमको पता होना चाहिए था। उसके बाद अगला बेटा हमारे पास जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट,
वो हमारे पास लिखा हुआ है एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट बी पीरियोडिक, नीड नॉट बी पीरियोडिक। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव भी पीरियोडिक हो। देखो इस चीज को बेटा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। आप में से जिस बच्चे को भी ये इंटीग्रेशन के रूल्स नहीं पता होंगे, अभी अगले 2-3 मिनट में मैं रूल्स दिखा दूंगा, बस ये लास्ट नोट पॉइंट है। समझने वाली बच्चों बात ये है कि मैंने क्या बोला, इंटीग्रल का मतलब एक ऐसा फंक्शन मुझे लिखना है जिसको डिफरेंशिएट करने पर वही चीज मिले। तो आप देखो अगर मैंने ये लिखा है 3/2 into x raised to the power 2/3, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता, अगर मान लो बच्चों मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो मैं क्या बोलता, 3/2 कांस्टेंट है, 3/2 को बाहर लिखो और x की पावर 2/3 लिखा है, x की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2/3 नीचे उतरेगा, x की पावर 2/3 -1, ये लिखते आप। तो देखो ये 2 से 2 गया, 3 से 3 गया और ये आ गया x की पावर -1/3, वही तो लिखा है, x की पावर -1/3 वही तो लिखा होगा। और देखो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। बेसिकली कांस्टेंट सिर्फ इसलिए लगाया जाता है बेटा साथ में क्योंकि हमको ये चीज आज मैंने डे 1 पर ही बता दी है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो मेरा रिजल्ट आएगा इट रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली अ फैमिली ऑफ कर्व्स। वो बच्चों फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मुझे ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना जरूरी है। दिस इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये वाला बेटा आप देखो मैंने पॉइंट लिखा है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट बी पीरियोडिक। जैसे मान लीजिए मुझे बेटा बोला जा रहा है कि इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos x dx, मान लीजिए ये एक फंक्शन है, इसका मुझे इंटीग्रल निकालना है 1 प्लस cos x का, ठीक है। मुझे 1 प्लस cos x का बच्चों इंटीग्रल निकालना है। बेसिक मेरा नॉलेज ये बोलता है कि x1 का इंटीग्रल x होता है, cos x का इंटीग्रल sin x होता है, और इसके साथ मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते तो x का डिफरेंशिएशन 1 आता, sin x का डिफरेंशिएशन cos x आता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता। तो ये जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, x plus sin x plus c। अब देखो ये जो है बच्चों दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इंटीग्रेंड इज पीरियोडिक, बट जो इंटीग्रल आया बेटा दिस इज ए पीरियोडिक, ये तो पीरियोडिक है ही नहीं। ये जो था ये 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीट करता, लेकिन ये तो 2 पाई के बाद इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करता है। क्यों नहीं रिपीट करता है? क्योंकि इसमें ये x एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो इस बात का बच्चों को ध्यान रखना है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट बी अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। ये इसका बेटा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। चलिए ठीक है बेटा, तो ये वाले नोट पॉइंट्स हमारे हो गए खत्म। अब हम अपने चैप्टर की तरफ ढंग से आगे बढ़ते हैं। मैं बोर्ड क्लियर करता हूं, कुछ आपको मैं इंटीग्रेशन के रूल्स लिखाता हूं और फिर सवालों की प्रैक्टिस आज चालू करते हैं। देखिए बेटा, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पहले तो प्रोफाइल्स लिखा देता हूं, ठीक है। फिर छोटे छोटे अपन बेटा उस पर सवाल बनाना चालू करेंगे। जैसे कुछ लविंग इंटीग्रेंट्स होते हैं बेटा, सम लविंग इंटीग्रेंट्स, सम लविंग इंटीग्रेंट्स मतलब ये कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं, ये बच्चों कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो मुझे पता होनी चाहिए। ये बेटा कुछ ऐसी प्रोफाइल है जो मुझे पता होनी चाहिए, जिस पर ये इस पे छोटे छोटे सवाल बनेंगे और हम छोटे छोटे सवालों की पहले प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने बच्चों पिछले सारे चैप्टर्स में की है, और उससे ही हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और फिर जब कोई बड़ा सवाल आएगा तो हम उसको बना पाएंगे, ठीक है। तो पहला बेटा जो लविंग इंटीग्रेंट होता है, जो आप पढ़ते भी हैं क्लास 11th के फिजिक्स में, दैट इज इंटीग्रल ऑफ x raised to the power n dx, इंटीग्रल ऑफ x raised to the power n dx, जहां पर ये n क्या होता है बेटा, n इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। n जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका रिजल्ट आता है x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus some constant। यहां पर आप लिख सकते हैं n is a constant value, n is a constant value, ये आप यहां पर लिख सकते हैं। ये बच्चों पहला लविंग इंटीग्रेंट है, ठीक है। x raised to the power n dx is equal to x raised to the power n plus 1 by n plus 1 plus some constant of integration। आप अगर चाहें, जिस बच्चे को भी थोड़ा सा भी इसको याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो, आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो। इसको आप जैसे डिफरेंशिएट करोगे n plus 1 कूद के बाहर आएगा, x की पावर n plus 1 का डिफरेंशिएशन x की पावर n plus 1 और उसमें से -1 करेंगे और नीचे n plus 1 कांस्टेंट है ही, वो एज इट इज है। ये वाला n plus 1 और ये वाला n plus 1 कटेगा, ये 1 -1 कटेगा, तो देख लो x की पावर n आ गया जो लिखा हुआ था।
x की पावर n आगे बच्चों जो लिखा हुआ था, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो क्या है, ऐसे ही लगाया है मैंने। कांस्टेंट को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो हमको समझ में आती है ना, ये वाली बेटा चीज हमको समझ में आती है। ये हो गया कि x की पावर n का इंटीग्रेशन बच्चों जो होता है दैट इज x रेज़ टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, ठीक है। ये हमको याद होनी चाहिए प्रोफाइल, मतलब सुबह के 4 बजे या रात के 3 बजे कोई उठा के पूछ लेना तो याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगला बच्चों जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल हमारे पास आएगा, लविंग इंटीग्रेंड में आएगा, दैट इज ax + b रेज़ टू द पावर n dx, ठीक है। ax + b रेज़ टू द पावर n dx, ये हमारे पास बच्चों लिखा हुआ है। ये एक लीनियर के ऊपर कांस्टेंट है, लीनियर फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट, लीनियर फंक्शन है, ध्यान से देख लो। दिस इज अ लीनियर फंक्शन, दिस इज अ लीनियर फंक्शन रेज़ टू द पावर अ कांस्टेंट वैल्यू, n जो है वो कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रल बेटा अगर आप करेंगे तो ये भी सेम फॉर्मेट से आएगा, ax + b रेज़ टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस सम कांस्टेंट। लेकिन इसमें भी एक चीज छूटी है। क्या छूटी है? मुझे यहाँ पर x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर बच्चों x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब आप में से कुछ बच्चों का सवाल उठेगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, आप में से कुछ बच्चों का सवाल उठेगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया। तो मैं आपको बोलता हूं कि बच्चों इसको आप डिफरेंशिएट करो, इस चीज को डिफरेंशिएट करो। तो देखो 1/a कांस्टेंट है बाहर, 1/n + 1 कांस्टेंट है बाहर, अंदर देखो क्या लिखा है, ax + b रेज़ टू द पावर n + 1। जैसे डिफरेंशिएट करूंगा n + 1 नीचे उतरेगा, ax + b लिखाएगा, और इसके पावर में क्या लिखाएगा, n + 1 - 1 मतलब n, ये लिखाएगा। फिर अंदर जाऊंगा क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, तो ax का डिफरेंशिएशन विल बी a, और बाकी तो कुछ आएगा नहीं, b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो बेटा ये देखो, ये a से ये a कटा, ये n + 1 से ये n + 1 कटा, तो देखो ये आ गया ना ax + b रेज़ टू द पावर n, ये आ गया ax + b रेज़ टू द पावर n, ये वही तो लिखा है, सेम चीज तो लिखी, ठीक है। तो ये चीज बेटा हमको पता होनी चाहिए, ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि बेसिकली हम इस a से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। हम इसके कोफिशिएंट से बच्चों डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि जब हम इसको अगर डिफरेंशिएट किए होते तो इसका कोफिशिएंट आता, इसीलिए मुझे a से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस आउट हो, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन करने पर मुझे वही चीज मिलनी चाहिए दोबारा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में बेटा जब भी आपको डाउट आए, थोड़ा सा समय लगेगा ये चीज सीखने में, लेकिन आप तुरंत उस जो भी आप फंक्शन लिखेंगे उसको डिफरेंशिएट करके एक बार चेक कर लीजिए कि आपने सही लिखा है या नहीं। अब इन दो प्रोफाइल्स पे बेटा एक कॉमन मिस्टेक है जो मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चों से होती है, कॉमन मिस्टेक होती है। कॉमन मिस्टेक ये होती है बच्चों कि बच्चे कई बार क्या होते हैं, फ्लो में कुछ भी लिख जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया इंटीग्रल ऑफ 2x² + 5x + 3, मान लो मैंने लिख दिया ये 2x² + 5x + 3 रेज़ टू द पावर 3 dx। मान लो ये मैंने आपको सवाल लिख दिया, मैंने आपको मान लो ये सवाल लिख दिया। अब अगर बच्चों मैंने आपको ये सवाल लिखा है तो बच्चे कई बार फ्लो में लिख जाते हैं कि यार सर ये तो यही वाली प्रोफाइल है, x की पावर n वाली प्रोफाइल। बच्चे सोचते हैं यार सर ये तो x की पावर n वाली प्रोफाइल है। भाई x की पावर n वाली अगर प्रोफाइल का तुम फार्मूला लगा दोगे, अगर तुम फार्मूला लगा दोगे तो तुम क्या बोलोगे, दिस विल बी 2x² + 5x + 3 रेज़ टू द पावर 3 + 1 मतलब 4 अपॉन 3 + 1 मतलब 4। और आप क्या बोलते, आप बोलते कि यार ये x वाले से आपने डिवाइड किया था, तो आप मान लो यहाँ पर चलो एक मान लो कोई 1/2 लगा देता, हो सकता है कोई 1/2 लगा देता, यहाँ कांस्टेंट लगा देता। आप में से कोई बच्चा ऐसी गलती कर जाता। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ जरा आप इसको डिफरेंशिएट करके मुझे बताओ, आप मुझे इसको डिफरेंशिएट करके बताओ कि यार डिफरेंशिएट करने से वही चीज आ रही है या नहीं। आप अगर बेटा डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, मैं नॉट इक्वल टू कर दिया हूँ, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये 1/8 बाहर है, फिर इसका 4 नीचे आएगा, अंदर क्या आ जाएगा 2x² + 5x + 3 का क्यूब आ जाएगा। फिर आप अंदर जाओगे क्योंकि ये आपका वो वाला फंक्शन है, कौन सा वाला फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन के लिए बच्चों जैसे ही आप इसमें अंदर जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 2x² का 4x और +5। क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम लिखा है? क्या ये दोनों तो सेम नहीं है, यहाँ पर तो ये एडिशनल टर्म आ रहा है। इसलिए बेटा ये बोला जाता है कि इस रूल को, इस वाले रूल को बेटा कहीं भी नहीं लगाते। This rule is valid only and only for linear polynomials.
ये x भी बच्चों जो लिखा है, ये x क्या है? दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। उसी को मैंने जनरलाइज करके ये चीज लिखी है। एक लीनियर जो मैंने फंक्शन लिखा ना, इसी को जनरलाइज करके लिखा है। x के लिए है तो ax प्लस b के लिए भी है, ये जनरलाइज मैंने कर दिया। लेकिन आप क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए, इन सब के लिए इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को समझ के चलिए। जैसे कि क्या होता था, डिफरेंशिएशन में हो जाता था, डिफरेंशिएशन में चलता था, लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं चलेगा। कुछ बारीकियों का बेटा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। n जो है यहाँ पर भी कांस्टेंट है, तो इसको मैंने बना दिया ऐसे, है ना। दिस प्रोफाइल इज वैलिड, दिस प्रोफाइल इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर पॉलिनोमियल्स raised to the power some constant. This profile is valid only for linear polynomials raised to the power some constant. केवल इनके लिए, फालतू में मत लगा देना, कहीं पर भी गलत हो जाएगा। और अगर कभी लगे तुमको कि तुम गलती कर रहे हो तो खट से डिफरेंशिएट करके देख लो, असलियत पता चल जाएगी। आप देख लो, आपने डिफरेंशिएट किया, कुछ और लिया है भाई। अगर तुमने इंटीग्रेट सही किया है तो तुम्हारा जो फाइनली इंटीग्रल निकल के आएगा, उसको जब तुम डिफरेंशिएट मारोगे तो इंटीग्रेंड मिलेगा, मिलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिल रहा, मतलब तुमने इंटीग्रल गलत लिखा है, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए, अगर आपको बच्चों ये दो प्रोफाइल लविंग इंटीग्रेंट्स की, बच्चों अगर आपको ये दो प्रोफाइल समझ में आई है, तो मैं आपको इस पर बेस्ड अब कुछ सवाल कराता हूं, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेसिक सा सवाल, एकदम बेसिक सा बच्चों सवाल दिया है, इंटीग्रेट ये इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर ln रूट x dx। ये सवाल है, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर ln रूट x dx, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है। अब देखो, आप इसको बच्चों अगर सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको बोलूंगा कि आपको ये दिख रहा है एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन में, लेकिन अभी तक मैंने आपको लविंग इंटीग्रेंट तो सिर्फ एक पढ़ाया, कौन सा? लीनियर अपॉन अ कांस्टेंट, लीनियर रेज़ टू द पावर अ कांस्टेंट, यही मैंने आपको पढ़ाया है। इसको थोड़ा अगर मैं बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो यार ये e और ln तो बैलेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर बेस भी वही है, इधर एक्सपोनेंट भी बेटा वही है, दोनों सेम हो जाएंगे। तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, दिस इज बेसिकली रूट x dx। ये सवाल बेसिकली क्या लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली रूट x dx। और अगर ये रूट x dx बच्चों लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस इज इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर 1/2 dx। अच्छे से लिख रहा हूं, एक एक चीज लिख रहा हूं, पहला लेक्चर है, थोड़ा आराम से तुमको समझा रहा हूं, ठीक है। x रेज़ टू द पावर 1/2 dx। अब ये आ गया लीनियर रेज़ टू द पावर कांस्टेंट। लीनियर रेज़ टू द पावर कांस्टेंट का आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है बेटा, एक फाइनल आंसर विल बी x रेज़ टू द पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट। ये इसका बच्चों फाइनल आंसर आएगा। और जैसे ही इसका फाइनल आंसर आएगा तो दिस विल बी x रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन, नीचे क्या है 1/2 और 1 मतलब 3/2, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/3 x रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। अगला बेटा जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है, छोटा सा सवाल है, इंटीग्रेट या इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर -ln x² dx। इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर -ln x² dx, ये हमारे पास बेटा सवाल है। अब देखिए, इसको भी आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर ln, और यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस जैसे ऊपर आ जाएगा तो माइनस इसके ऊपर आते ही दिस विल बी x रेज़ टू द पावर -2, माइनस ऊपर आते ही दिस विल बी x रेज़ टू द पावर -2 dx। ये हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है e और ln बैलेंस आउट हो जाएगा, मतलब दिस इज x रेज़ टू द पावर -2 dx। ये हमारे पास लिखा हुआ है। और यार ये तो आ गया x रेज़ टू द पावर कांस्टेंट। x रेज़ टू द पावर कांस्टेंट का आंसर क्या होता है, x रेज़ टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दिस विल गिव अस -1/x प्लस सम कांस्टेंट। दिस विल बी -1/x प्लस सम कांस्टेंट। देखो यहाँ से नीचे -1 आएगा, यहाँ पर भी -1 आएगा, तो दिस विल बी -1/x प्लस सम कांस्टेंट। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा इससे बेटर। उसके बाद हम अपना अगला लविंग इंटीग्रेंट देखेंगे। अभी तक हमने दो लविंग इंटीग्रेंट देख लिए हैं, ये तीसरा छोटा सा एक सवाल करते हैं, उसके बाद अगला अपन लविंग इंटीग्रेंट देखेंगे। हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ 2 रेज़ टू द पावर ln x, इंटीग्रल ऑफ 2 रेज़ टू द पावर ln x dx, ये सवाल है। अब देखिए, इसको बेटा थोड़ा सा आपको प्रोफाइल इसकी ठीक करनी पड़ेगी, है ना। इसकी आपको बेटा थोड़ी सी प्रोफाइल ठीक करनी पड़ेगी,
हमें हमारे लॉग के कंसेप्ट से पता है, हमें हमारे बेटा लॉग के कंसेप्ट से ये बात पता है कि यार 2 रेज़ टू द पावर ln x को तो हम x रेज़ टू द पावर ln 2 भी लिख सकते हैं। ये 2 और नंबर है ना, ये नीचे वाला जो बेटा बेस है और ये नंबर जो है ये इंटरचेंज हो सकते हैं। ये हमने बेटा थ्योरम पढ़ा है क्लास 11th में, हमने ये थ्योरम पढ़ा है। अगर आपको ये थ्योरम ना आता हो तो आप 11th की प्लेलिस्ट खोलिए, लॉगरिथम की प्लेलिस्ट आप खोलिए, उसमें देखिए आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज बेटा मैंने आपको पढ़ाई है। तो 2 रेज़ टू द पावर ln x को बच्चों अगर मैं x रेज़ टू द पावर ln 2 लिख सकता हूं, तो अब देखो अब ये मैंने बना लिया लीनियर रेज़ टू द पावर सम कांस्टेंट। ln 2 जो भी होगा होगी तो कोई कांस्टेंट वैल्यू, गंदी सी कोई वैल्यू होगी पर होगी तो कांस्टेंट ना, समझो इस बात को। तो अगर बेटा ये चीज हमको समझ में आती है, अगर ये चीज बच्चों हमको समझ में आती है, मतलब अब ये ओरिजिनल सवाल हो गया x रेज़ टू द पावर ln 2 dx, है ना। यहाँ पर आपका सवाल आपके फेवर में नहीं था क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट था और ऊपर वेरिएबल था। पहले नीचे कांस्टेंट था और ऊपर वेरिएबल था, तो ये तो अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं था। मैं तो आपको ये पढ़ाया हूँ लीनियर अपॉन लीनियर रेज़ टू द पावर ऑफ कांस्टेंट, ये मैंने आपको पढ़ाया। तो इसका आंसर विल बी x रेज़ टू द पावर ln 2 + 1 अपॉन ln 2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका बेटा फाइनल आंसर आपके पास आएगा। ठीक है, x रेज़ टू द पावर ln 2 + 1 अपॉन ln 2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए बोर्ड बेटा क्लियर करते हैं, अगला अपना जो लविंग इंटीग्रेंड है वो देखते हैं। देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो लविंग इंटीग्रेंड में आएंगे, मैं दोबारा ये लिख देता हूं ताकि आपको ये चीज याद रहे, है ना। इनको हमको याद रखना जरूरी है क्योंकि इन पे सवाल बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों लविंग इंटीग्रेंड में आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, ये हमारे पास आएगा। अब इसमें बच्चों एक चीज याद रखिएगा, कभी भी इसको आप इंपॉर्टेंट, चलो मैंने तो लिखा देता हूं, दिस विल बी ln mod x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका रिजल्ट आएगा, है ना। ये थर्ड है लविंग इंटीग्रेंड में, ये तीसरा है। अब इसमें आपको बेटा एक चीज याद रखनी है कि कभी भी आपको ये चीज ऐसे नहीं लिखनी है कि आप इसको x रेज़ टू द पावर -1 dx, आप इसको ऐसा नहीं लिखेंगे बेटा, आप इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इसमें गलती हो जाएगी। देखो अगर आप इसको ऐसा लिख लिए तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, x रेज़ टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0। अब डिनोमिनेटर में तो 0 आ ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर में तो 0 आ ही नहीं सकता ना बच्चों, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि यार यहाँ पर मतलब जो आपका वो वाला था ना, पहला वाला लविंग इंटीग्रेंड जिसमें लिखा हुआ था x रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, ये वाले लविंग इंटीग्रेंड बच्चों आप लिख लो। यहाँ पे आपने रिजल्ट लिखा था x रेज़ टू द पावर n + 1 n + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर आप लिख लो n कांस्टेंट तो है ही और n का वैल्यू -1 नहीं है, n कांस्टेंट तो है ही और n का वैल्यू -1 नहीं है क्योंकि n का वैल्यू -1 होते ही गड़बड़ हो जाएगी। n का वैल्यू अगर -1 हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये वहां पर लिख लो, ये वहां पर लिख लो, मैं उस समय लिखाया नहीं था, इसको लिख लो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने क्यों नहीं लिखाया था वहां पे, है ना। अब आपको समझ में आ रहा है तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ जाके लिखो वहां पे। ठीक है, जो पहला वाला लविंग इंटीग्रेंड मैंने लिखाया उसमें ये वाला पॉइंट ऐड कर लेना कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। खैर ये बेटा जैसे ही हमने लिख लिया तो आप देख सकते हैं, देखो अगर आप ln mod x को डिफरेंशिएट करते, mod x लगाने के पीछे की वजह क्या है कि यार log के सामने नंबर में हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। ln mod x का आंसर क्या था, 1/mod x, ये तो आंसर आता। ln mod x का आंसर क्या था, 1/mod x आता। बेसिकली पॉइंट समझो बेटा, पॉइंट समझो। आप जब भी इसको लिखेंगे आपको प्लस माइनस साइन को देख के चलना है ना, आपको प्लस माइनस साइन को देख के चलना है। इस पे मैं अभी सवाल आपको कराऊंगा तो आपको बेटा समझ में आएगी चीज। ठीक है, ln mod x अगर आप करते तो 1/x वाली चीज आ जाती, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला बेटा जो हमारे पास लविंग इंटीग्रेंड आएगा इसी प्रोफाइल का, अगला जो लविंग इंटीग्रेंड आएगा दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ ax + b, 1/ax + b। ठीक है, देखो यहाँ पर भी ये लीनियर है ना, यहाँ पर भी ये लीनियर है, यहाँ पर भी ये लीनियर है, जनरलाइज्ड फॉर्म। तो इसका आंसर विल बी ln of mod of ax + b, ln of mod of ax + b प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा। और इसमें बेटा देखो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते तो 1/ax + b तो आ जाता, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने में एक a और आता, तो मतलब मुझे यहाँ पर अगेन a से डिवाइड करना पड़ेगा।
अगेन बेटा मुझे यहाँ पर a से डिवाइड करना पड़ेगा, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। आप ऑब्जर्व करते चलिए बेटा, आप ऑब्जर्व करते चलिए, जब भी आपको कंफ्यूजन हो आप देख लो कि यार डिफरेंशिएट करने पर वही चीज आ रही है, हमेशा इस बात को आप पकड़ के चलिए। तो ये बेटा हमारे पास हो गया थर्ड लविंग इंटीग्रेंड, ये हो गया फोर्थ लविंग इंटीग्रेंड। अब इस पर बेस में आपको सवाल करवाता हूँ, ठीक है, ये हमने लिख लिया, मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ, इस पर बेस हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा हमारे पास सवाल जो है, क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब dx, है ना। ये बेटा हमारे पास सवाल दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है, इसको बच्चों को सॉल्व करना है। अब हमेशा इस बात को याद रखना बेटा कि इंटीग्रेशन के सवाल में आप सबसे पहले उसको या तो ब्रेक करने की कोशिश करिए या सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। हमेशा डिफरेंशिएशन में देखो आप डायरेक्टली कर लेते थे, इंटीग्रेशन में आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो मैं एक आपको अप्रोच बता दे रहा हूं, ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक द प्रॉब्लम, टू ब्रेक और सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, क्योंकि आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। जैसे डिफरेंशिएशन में होता तो क्वोशंट रूल लगा देता मैं तो तुरंत, बिना सोचे बिना सिंप्लीफाई किए भी मैं अगर क्वोशंट रूल लगा देता तो आंसर निकल आता कहीं ना कहीं, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक और सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, और उसके बाद ही आपको इसको इंटीग्रेट करना है, लास्ट में ही आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो आप देखिए अप्रोच समझिएगा बेटा। अप्रोच में आपको बोलता हूं कि यार ये अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर आप इस अंडर रूट के अंदर की बच्चों बात करेंगे तो यार ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। कैसे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से, x स्क्वायर प्लस x रेज़ टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर अगर करता तो x की पावर 4, x की पावर माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू x की पावर माइनस 2, तो x स्क्वायर और x की पावर माइनस 2 कट जाता, केवल 2 बचता, वही लिखा है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे बच्चों लिखा हुआ है x क्यूब, और मैंने बेटा इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यार यहां से मेरे पास देखो क्या चीज आ रही है, यहां से बेटा मेरे पास ये आ रहा है, दिस इज इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर बाय x क्यूब। अलग से देखो बेटा मॉड लगाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पता है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होगा, जीरो भी नहीं हो सकता, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है, ये भी आपको पता है, मैंने आपको क्लास 11 तो पढ़ाया है AMGM में। तो अगर बेटा ये वाली चीज हमने लिख ली तो अब आप देखो इसको थोड़ा आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं बोलता हूं सवाल को भी ब्रेक करो, सिंप्लीफाई हो गया, अब सवाल को ब्रेक करो, डायरेक्टली मत सॉल्व करो, ब्रेक करो सवाल। कैसे ब्रेक करने के लिए मैं बोल रहा हूं, दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर बाय x क्यूब। जैसे बेटा हम डिफरेंशिएशन को ब्रेक कर सकते थे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती थी, वैसे इंटीग्रेशन में भी होती है। तो दिस विल बी x स्क्वायर बाय x क्यूब dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x की पावर 5 dx। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटीग्रल, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे बेटा हम ये करेंगे, अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहां पर बेटा आ गया, दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस इज x रेज़ टू द पावर माइनस 5 dx। तो यार ये 1 बाय x dx तो अभी मैंने देखा, दिस इज ln mod x, और प्लस x की पावर माइनस 5 विल बी x की पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बार बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते हैं कि इसमें भी c लगाऊं इसमें भी c लगाऊं, ऐसा नहीं होता है ना, एक बार में आप लगा दो फाइनली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर विल बी ln mod x प्लस x रेज़ टू द माइनस 4 बाय माइनस 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। चलिए अगला बेटा हम सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा बेटा दिमाग लगेगा। देखिए सवाल बच्चों हमको दिया है, इंटीग्रेट x बाय ax प्लस b विद रिस्पेक्ट टू dx। थोड़ा सा मेहनत वाला सवाल है, थोड़ा सा आपको बेटा खुद भी सोचना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद भी प्रयास कर सकते हैं बेटा सवाल को, है ना, आप खुद भी एक बार प्रयास कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए मैंने आपको अभी अप्रोच बताना है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हमेशा सिंप्लीफाई करो, ब्रेक करो सवाल को, सबसे साधारण उसको चीजों में लेके जाओ, जो आपकी प्रोफाइल्स लाइकिंग की हैं, जो आपके लविंग इंटीग्रेंट्स हैं, आप उसकी तरफ लेकर जाओ सवाल को, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको ना क्वोशंट रूल पढ़ाया ना प्रोडक्ट रूल पढ़ाया, तो इसको सिंप्लीफाई करने का अगर मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बोलूं, मैं आपको बोलूं कि यार मैं a से डिवाइड भी कर देता हूं और a से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, a तो कांस्टेंट है,
आप कांस्टेंट को बाहर रखो अंदर रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अगर चाहो तो इस a को भी बाहर खींच के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कांस्टेंट है ना, a कांस्टेंट है तो आप उसको बाहर अंदर कहीं पर भी रख सकते हो। मैंने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, इतना क्लियर है। अब मैं आपको बोलता हूं कि यार ये मैंने लिखा हुआ है 1/a इंटीग्रल ऑफ ये ax जो लिखा था, इस पे बेटा b ऐड भी कर दो, b सब्ट्रैक्ट भी कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। क्या दिक्कत की बात है? आपने b ऐड भी कर दिया, आपने b सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, लेकिन ये करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ बच्चों कि मैंने ये 1/a बाहर रखा, ठीक है। अब अंदर देखो, अंदर क्या है? अगर मैं इसको ब्रेक करूं, अगर मैं इस सवाल को ब्रेक करूं तो दिस इज ax plus b by ax plus b, इसका इंटीग्रल लिखा है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। और प्लस प्लस बच्चों हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ, सॉरी माइनस हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ b by ax plus b, ये बेटा हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास सवाल लिखा हुआ। बेटा जैसी बेटा मैंने ये चीज लिख ली, थोड़ा ध्यान से सोचो कि दिस इज 1/a, अंदर क्या लिखा हुआ है ax plus b by ax plus b, यार ये तो 1 लिखा है। और 1 dx मतलब 1 dx क्या होता है? 1 is x की पावर 0, 1 के बदले आप x की पावर 0 लिख सकते हो। और x की पावर 0 क्या होता है? x की पावर 0 होता है x की पावर 0 plus 1 upon 0 plus 1, यही तो होता है। मतलब ये बेसिकली क्या आ गया? x आ गया लिखा हुआ। इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बेटा? x होता है, ये आ गया x लिखा हुआ है ना। इस बात को याद रखना, ये बात बेटा याद रखिएगा। इंटीग्रल ऑफ 1 into dx is x, इंटीग्रल ऑफ 2 into dx is 2x, ये सब याद रखना है। तो बहुत बेसिक सी बात है ना। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ऑफ कोर्स आप लगा ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां से आ गया आपके पास x और माइनस ये b तो कांस्टेंट है, b को बाहर निकाल लो, b कांस्टेंट है बच्चों, b को बाहर निकाल लो। अब देखो ये सवाल आपका लविंग इंटीग्रेंड हो गया dx by ax plus b, तो dx by ax plus b क्या होता है? ln mod of ax plus b और डिवाइडेड बाय b, ये आएगा आपके पास, देख लो आप। क्योंकि अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया होता तो 1/ax plus b आता, और 1/ax plus b आने के बाद यहाँ पर आपके पास सॉरी डिवाइडेड बाय b नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय a आएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास a आएगा। यहाँ पर a और आता ऊपर तो उस a को इस a से बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये वही चीज लिखी हुई आ जाती है जो लिखी। और प्लस फाइनली आप एक बार बच्चों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, फाइनली आप एक बार बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आएगा। आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अंदर लगाओ बाहर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। आप उसको अंदर लगाएंगे बाहर लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बेसिकली एक बस कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर विल बी 1/a और ब्रैकेट के अंदर विल बी x minus b by a ln mod of ax plus b plus c, ठीक है। चलिए बोर्ड क्लियर करते हैं बेटा, अगला सवाल देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसमें स्टार आप लगा लेंगे, आपके लेवल पे अभी ये डिफिकल्ट है। हमें दिया हुआ इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, है ना। हमको x बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब बेटा थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की कैटेगरी है। इसको हमें सबसे पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अप्रोच समझेंगे बेटा, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे सब। अभी लिखेगा कोई नहीं, आप में से जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप में से कोई भी लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर लिख लीजिएगा बाद में। इसको बेटा अगर मैं सबसे पहले लिखूं दिस इज x डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे वाली चीज फैक्टराइज होती हुई दिख रही है। अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 विद रिस्पेक्ट टू dx। दिस कैन बी फर्दर रिटन एज x अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां तक बच्चों आप इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x प्लस 6, बिल्कुल सही है बेटा। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने आपको बोला है कि यार इंटीग्रेट को यार ब्रेक करके लिखना चाहिए, है ना। इंटीग्रेंट को ब्रेक करने की कोशिश करो, सिंपलीफाई करने की कोशिश करो। मैंने सिंपलीफाई तो कर दिया, ब्रेक कैसे करें? सवाल है कि इसको ब्रेक कैसे करें। तो बेटा मैं आपको ये बोलूंगा कि यार इन दोनों का डिफरेंस क्या है? x माइनस 2 और x माइनस 3 का डिफरेंस क्या है? अगर आप बोलोगे दोनों का डिफरेंस, तो x माइनस 2 माइनस x माइनस 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, x से x गया माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 3, यार ये तो दोनों का डिफरेंस 1 है, दोनों का डिफरेंस तो 1 है। तो अब मैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं x इंटू x माइनस 2
माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 3 ऐसा लिख लूंगा इसको x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। मतलब कि मैं आपको बोल रहा हूँ x के साथ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा। x के साथ अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो उस 1 की जगह क्या मैं ये लिख लूं? क्या इस 1 की जगह मैं ये लिख लूं x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3? क्यों लिखा हूं अभी बताऊंगा। क्यों लिखा हूं उससे फायदा क्या होगा आपको अभी पता चलेगा। लेकिन ये अप्रोच हमको पता होना चाहिए क्योंकि हमको हमारे इंटीग्रेंट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, तो इसको देखो आप जैसे इसको बेटा लिखोगे दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ, ब्रेक करते ही x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। यही आएगा मेरे पास, यही चीज आएगी बेटा मेरे पास, है ना। इसको यहाँ से अपन क्लियर कर लेते हैं, यही चीज आएगी लिखी हुई। अब जैसे बेटा ये चीज आई तो देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 गया, यहाँ x माइनस 3 से x माइनस 3 गया। तो अब ये सवाल क्या लिखा हुआ है? अब बेटा ये सवाल लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x माइनस 3 dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x माइनस 2 dx। अब ये लिखा हुआ है सवाल, ठीक है। अब बेटा ये वही सवाल है जो पिछला वाला हमने बनाया था सवाल, है ना। मैं जब तक इंक रिफिल कर रहा हूँ आप एक बार इसको अप्रोच को ट्राई करिए। अब जो बेटा मैंने इसको सवाल को जिस फॉर्मेट में लिख दिया, ये फॉर्मेट वही वाला फॉर्मेट है जो थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया। तो ये आपको बेटा यहाँ से बनना चाहिए, यहाँ से बच्चों वाली चीज आपसे बननी चाहिए क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने ये चीज बनाई है। देखिए अगर हम बच्चों इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास, मैं आपको बोल सकता हूँ कि यार आप इसको ऐसा लिख लो x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 dx। आप इसको ऐसा लिख लो। यहाँ पर आप 3 ऐड भी कर दो, 3 सब्ट्रैक्ट भी कर दो और यहाँ पर भी आप 2 ऐड भी कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ गया, x माइनस 3 बाई x माइनस 3। तो ये इंटीग्रल ऑफ dx आ जाएगा सबसे पहले तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 dx ये आ गया, प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 dx अपॉन x माइनस 3 ये एक तरफ आ गया हमारे पास। फिर माइनस x माइनस 2 और x माइनस 2 ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ dx हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 1 हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx और प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 dx अपॉन x माइनस 2। ये लिखा है बेटा सवाल, ये हमारे पास सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर 2 dx अपॉन x माइनस 2। ये बेटा सवाल अपने पास लिखा है। देखिए ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ dx x आएगा, ये इंटीग्रल ऑफ dx x आएगा, ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो गए। तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर अगर मैं 3 बाहर निकाल लूं 1 बाय x माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln मॉड ऑफ x माइनस 3। 1 बाय x माइनस 3 का इंटीग्रेशन ln मॉड ऑफ x माइनस 3 और x का क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो उससे अब डिवाइड करने की तो जरूरत है नहीं और माइनस में 2 बाहर इंटीग्रल ऑफ 1 by x minus 2 dx this will be ln mod of x minus 2 ln mod of x minus 2 क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है तो कुछ डिवाइड करने की तो जरूरत है नहीं और फाइनली प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर आएगा, देख लीजिए ये हमारे पास आंसर आएगा। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं। आवर आंसर विल बी 3 ln mod x minus 3 minus 2 ln mod x minus 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। ठीक है, ये वाली बेटा चीज हमारे पास आएगी। तो अब अगर बेटा आपको ये वाली चीज अच्छे से क्लियर हुई है और अगर अभी तक आपको लेक्चर बहुत पसंद आ रहा है और आप यहाँ तक सुन भी रहे हो तो वीडियो को लाइक करके यार मुझे कमेंट से बताओ कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस इंटीग्रेशन में आ रहा है या नहीं। कमेंट्स में बेटा जरूर बताइए। चलिए अगला बेटा अपन लविंग इंटीग्रेंट देखते हैं। अपन ने अभी तक 4 लविंग इंटीग्रेंट देख लिए, नेक्स्ट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट लविंग इंटीग्रेंट देखते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे हमको सॉल्व करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यार आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना। 4 अपन ने देख लिए हैं। फिफ्थ बेटा लविंग इंटीग्रेंट आपके पास दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ e raised to the power x dx। दिस विल बी e raised to the power x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो आप अगेन e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यही e की पावर x आपको मिल जाएगा। तो उसका डिफरेंशिएशन भी वही है, उसका इंटीग्रेशन भी वही है। बहुत आसान सी बात है, इसमें एज सच कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट बेटा जो लविंग इंटीग्रेंट हमारे पास आएगा दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ e raised to the power
px plus q dx, इंटीग्रल ऑफ e raised to the power px plus q dx। इसका रिजल्ट बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिस विल बी e raised to the power px plus q डिवाइडेड बाय p प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि देखो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते तो e की पावर px plus q का तो e की पावर px plus q ही आता है, लेकिन क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है अंदर जाओगे तो px का p आएगा ऊपर, तो p से p कटेगा। ठीक है, तो आपके पास इंटीग्रल ऑफ e raised to the power px plus q dx will be e raised to the power px plus q by p plus कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी जो है ये बच्चों लीनियर के लिए ही वैलिड है, e के पावर में लीनियर वाली चीज ही होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। आप अगर नॉर्मल किसी फंक्शन के लिए लिख भी देंगे तो आप देखेंगे कि दोनों साइड कभी भी सेम नहीं आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन वापस ये चीज देनी चाहिए। और इसमें बेटा एक अगला काम का इंटीग्रेंड जो लविंग हमारे लिए है वो है अपने पास लिखा हुआ इंटीग्रल ऑफ a raised to the power x dx, जहां पर a एक कांस्टेंट वैल्यू, इंटीग्रल ऑफ a raised to the power x dx। अब इसको बेटा थोड़ा ध्यान से आप समझिए कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज e raised to the power x ln a dx। इसको हम क्या लिख सकते थे, इंटीग्रल ऑफ e raised to the power x ln a, ऐसा आप लिख सकते थे। देखो x उचक के इसके ऊपर आता, e और ln बैलेंस आउट हो जाते, फाइनली a की पावर x लिखा हुआ दिखता। और इसको देखो अब बेटा मैंने कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, e raised to the power, ये पूरी चीज एक कांस्टेंट है जो यहाँ पे p की जगह थी, ये पूरी चीज एक कांस्टेंट है और उसके साथ x लगा, बेसिकली q वाला टर्म नहीं है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर विल बी e raised to the power x ln a upon ln a प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर आना चाहिए। या आप इसको लिख सकते हो e raised to the power x ln a बेसिकली क्या है, a raised to the power x upon ln a प्लस कांस्टेंट। ये बेटा मुझे याद होना चाहिए, ये मुझे याद होना चाहिए, इस पे सवाल बनता है ना, इस पे सवाल बनता है। देखो e raised to the power x ln a बेसिकली क्या होगा, ये x घूम के इसके ऊपर आएगा तो a की पावर x हो जाएगा, e और ln बैलेंस हो जाएगा तो a की पावर x अपॉन ln a प्लस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सवाल इसमें बेटा मैं आपको कराता हूं, है ना। इस पे अपन दो सवाल करते हैं। देखिए हमारे पास पहला सवाल बेटा जो लिखा है दैट इज इंटीग्रल ऑफ 2 raised to the power x plus 1 minus 5 raised to the power x minus 1 divided by 10 raised to the power x dx। ये बेटा सवाल, इंटीग्रल ऑफ 2 raised to the power x plus 1 minus 5 raised to the power x minus 1 by 10 raised to the power x dx, ये हमारे पास सवाल है। थोड़े से बेटा अपन लेक्चर्स अपने थोड़े से लेंथी रखेंगे, क्योंकि यार अपने को समय से सिलेबस भी खत्म करना है ना। मुझे इस बात से बेटा बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि चैनल में कितने व्यूज आ रहे हैं या कितने नहीं आ रहे। मेरा पर्पस, मेरा एम बहुत क्लियर है कि अगर आप इस चैनल को बेटा एकदम रिलीजियसली फॉलो करते हैं, अच्छे से आप अगर इसको देखते हैं, पूरे भरोसे के साथ देखते हैं, तो आपको थ्योरेटिकली और इस तरीके के सवालों के अलावा आपको और बहुत ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं मोर और लेस आपका सारा कंटेंट बेटा यहीं पे कवर करा दूंगा मैथ्स का। आप सिर्फ भरोसा रख के देखिए अच्छे से वीडियोस, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो पूछिए, और अपने दोस्तों को भी बेटा रेफर करिए। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एक ऐसा पोर्शन है जिसमें अच्छे अच्छे बच्चों को डर लगता है, ठीक है ना। मतलब मेरा भी जो जेईई का पेपर हुआ था 2012 में, तो उसमें कुछ 120-130 नंबर का मैथ्स का पेपर था, जिसमें मेरे ऑलमोस्ट 107-108 नंबर आए थे अकेले मैथ्स में। तो उसमें मेरे को अच्छे से याद है, उस समय भी मेरा जो सवाल गलत हुआ था, उतनी अच्छी मैथ्स आने के बाद भी वो मेरा सवाल गलत हुआ था इसी का। बेसिकली गलत नहीं हुआ था, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझसे बन ही नहीं रहा था। वो इतना डिफिकल्ट सवाल आ गया था कि वो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा था कि इसमें करना क्या, ठीक है। तो आप एक बात बेटा बिल्कुल क्लियर रखिए कि इस चैप्टर में अच्छे अच्छे बच्चों को डर लगता है, तो आप अपने दोस्तों को रेफर करिए कि यार इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक्सपर्ट्स चैनल में स्टार्ट हो गया और वो देखें उसको, ताकि उनका फायदा हो, है ना। और आप पूरे भरोसे के साथ बेटा इन वीडियोस को देखिए, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं। तो लेक्चर बेटा हो सकते हैं थोड़े लंबे हों, क्योंकि मुझे आपके एग्जाम के पहले आपका सिलेबस भी खत्म करना है ना। आपका एग्जाम जेईई मेंस का जब भी होगा, कम से कम उसके 20 दिन पहले या 1 महीने पहले मुझे सिलेबस पूरा खत्म करना है। तो अब हम बेटा थोड़ा सा लेक्चर्स का ड्यूरेशन जो होगा वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ 2 raised to the power x plus 1 minus 5 raised to the power x minus 1 by 10 raised to the power x dx। अगर बेटा मैं इसको ब्रेक करके लिखूं, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंपलीफाई करना है, ब्रेक करना है, तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ 2 into 2 raised to the power x divided by 10 raised to the power x can be written as 5 raised to the power x into 2 raised to the power x dx minus integral of 1 by 5 into 5 raised to the power x by
2 रेज़ टू द पावर x into 5 रेज़ टू द पावर x dx। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देख लीजिए आप, बेसिस अलग अलग मैंने कर दिया, पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 into 2 10 की पावर x मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 into 2 की पावर x लिख दिया, यहाँ पे 1/5 into 5 की पावर x लिख दिया। ये बेटा कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो अब देखो 2 बाहर, ठीक है, 2 हमने बाहर निकाल लिया। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये बेटा बेसिकली आपके पास लिखा हुआ है 1/5 रेज़ टू द पावर x, इंटीग्रल ऑफ 1/5 रेज़ टू द पावर x dx, ये आपके पास लिखा हुआ है ना। ऊपर 1 बचा है, ये वाली चीज तो कट गई 2 के पावर x वाली, तो 1/5 रेज़ टू द पावर x लिख दिया dx, माइनस 1/5 बाहर निकाल लिया, और इसमें अंदर बेटा मैंने लिख दिया इंटीग्रल ऑफ 1/2 रेज़ टू द पावर x dx। ये बेटा सवाल 1/5 रेज़ टू द पावर x क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख लो, 2 into इंटीग्रल ऑफ 1/5 is 0.2 रेज़ टू द पावर x dx माइनस 1/5 into इंटीग्रल ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है 0.5 रेज़ टू द पावर x dx। अभी देखो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या था, a की पावर x का इंटीग्रेशन था a की पावर x by ln। तो यार ये क्या लिखा होगा, दिस विल बी 2 into 0.2 रेज़ टू द पावर x, a की पावर x अपॉन ln, तो ln 0.2 प्लस सॉरी माइनस 1/5 into 0.5 रेज़ टू द पावर x अपॉन ln 0.5 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बेटा इसका आंसर आएगा, देखिए आराम से देख लो बेटा, मैंने बहुत आराम से लिखा है, ठीक है। आंसर विल बी ट्वाइस ऑफ 0.2 रेज़ टू द पावर x अपॉन ln 0.2 माइनस 1/5 into 0.5 रेज़ टू द पावर x अपॉन ln 0.5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और देखो बेटा एक चीज मैंने यहाँ पर लिखाई नहीं है और वो अंडरस्टूड है कि a जो होगा a must be positive and a must not be equal to 1। a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, a का वैल्यू 1 होते ही सवाल बेकार हो जाएगा, a का वैल्यू 1 होता ही, और a को बेटा पॉजिटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज ln a का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है ना। मैंने लिखाया नहीं लेकिन अंडरस्टूड है। चलिए एक बेटा अपन सवाल और देखते हैं इसी प्रोफाइल पर, एक सवाल और देखते हैं, आसान सा सवाल है। हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर 3x प्लस e रेज़ टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x dx, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर 3x प्लस e रेज़ टू द पावर 5x अपॉन e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x dx। ये हमारे पास सवाल है, आसान सा बेटा सवाल है, देखेंगे ध्यान से। इंटीग्रल ऑफ सिंपलीफाई अगर करें, ऊपर से e की पावर 3x कांस्टेंट निकलता है बाहर, अंदर क्या आ जाएगा, दोनों में से देखो कॉमन बाहर निकल गया, अंदर आ जाएगा 1 प्लस e की पावर 2x। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर इन दोनों में से बच्चों में e की पावर माइनस x बाहर निकाल लूं, माइनस x, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 1। ध्यान से देखिए, ये e की पावर माइनस x अंदर जाएगा तो e की पावर माइनस x इंटू e की पावर 2x, दोनों मिला के e की पावर x बनाएंगे, और e की पावर माइनस x 1 के साथ आएगा तो e की पावर माइनस x बनाएगा, जो लिखा है। ये e की पावर 3x अंदर जाएगा तो यहाँ पे e की पावर 3x और e की पावर 3x e की पावर 2x के साथ बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो e की पावर 5x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा बच्चों ये हुआ मेरे पास कि यार ये 1 प्लस e की पावर 2x तो कट गया, मतलब ये सवाल क्या है, ये सवाल लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस x ऊपर जाएगा तो e रेज़ टू द पावर 4x dx, ये सवाल है, एकदम तुच्चा सवाल है बेटा, ये देख लो आप। ये e की पावर 3x है, e की पावर x ऊपर जाएगा, बेसिस से ना पावर ऐड हो जाएगी, e की पावर 4x dx हो जाएगा। और जैसे ही बच्चों ये होगा, यार इसका इंटीग्रेशन तो मेरे को पता ही है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो e की पावर 4x का e की पावर 4x आता, 4x का 4 यहाँ आता, 4 और 4 कटेगा तो देखो सेम चीज आ जाएगी, ठीक है। देख लो बच्चों ध्यान से, 1/4 e की पावर 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए बोर्ड बेटा क्लियर करते हैं, अगले प्रोफाइल की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगले लविंग इंटीग्रेंड की तरफ। अपन ने अभी तक 7 देख लिए हैं, आगे देखते हैं। देखिए बेटा अब हमारे पास लिखा हुआ है 8th में बेटा जो लविंग इंटीग्रेंड हमारे पास लिखा है दैट इज इंटीग्रल ऑफ cos x dx। अब यार ये बहुत आसान सा है, दिस विल बी sin x प्लस कांस्टेंट। देखो इस बात को याद रखो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता था, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है। यहाँ प्लस माइनस से बच्चों से गलती होती है, प्लस माइनस से बच्चों से बेटा गलती होती है, इसलिए अपने आप को एक प्रॉमिस करो यार, इसको आप जैसी लिखोगे cos x का इंटीग्रेशन लिखोगे या डिफरेंशिएशन लिखोगे, एक बार दिमाग में आना चाहिए कि देखो अगर sin x को डिफरेंशिएट करता तो cos x मिलता, हाँ बिल्कुल सही।
प्लस माइनस में इसमें गलती होती है कि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन x होता है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन प्लस साइन x होता है। वैसे बेटा 9th हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ sin x dx, दिस विल बी माइनस cos x प्लस c। अब देखो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। या इसको डिफरेंशिएट करो, cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस sin x, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो sin x आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। जैसे बेटा अगर आपको ये दो लविंग इंटीग्रेंट्स समझ में आए हो तो इस पे हम सवाल देखते हैं। बहुत आसान सा बेटा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर x dx, है ना। ये सब अब याद रखने की जरूरत नहीं, जो सवाल दे रहा हूं उनको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, वो आप पेपर में ही सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर dx, sin स्क्वायर x dx। अब देखो आपको बेटा हमेशा ये आपके लिए लविंग है, ये आपके लिए लविंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी बेटा साइन या कॉस में आपके पास पावर्स आएंगे, पावर्स, तो आप उसको मल्टीपल या सब मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करो। अगर पावर्स आएंगी तो बेटा आपको सब मल्टीपल या मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कि इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x इज 1 माइनस cos 2x by 2। साइन स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x by 2। ठीक है, और बेटा जैसे ही आप ये लिखेंगे dx, तो दिस कैन बी फर्दर broken into 1 by 2 dx minus integral of 1 by 2 cos 2x dx। तो यहाँ से आ गया देखो 1 by 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dx is x माइनस 1 by 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल cos 2x is sin 2x। और मुझे यहाँ पर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सोच के देखो, ऐसे सोच के देखो, ये 1 by 2 तो बेकार है। sin 2x को अगर डिफरेंशिएट करता तो cos 2x मिलता, लेकिन यहाँ पर इसको जब मैं डिफरेंशिएट करता तो एक एडिशनल 2 और मिलता, तो वो उस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी ये चीज मिलेगी। ठीक है ना, जिस तरीके से हम x के कोफिशिएंट से डिवाइड अभी तक कर रहे थे बेटा, वैसे ही मैंने डिवाइड किया। एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर विल बी x by 2 माइनस 1 by 4 sin 2x, है ना, याद है 1 by 4 sin 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छोटे छोटे से बेटा सवाल है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो। इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx, ये हमको दिया हुआ है, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x dx। इसको आप बेटा देखो कैसे लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज मल्टीपल एंगल में 1 plus cos 2x by 2 dx, 1 plus cos 2x by 2 dx। तो यार यहाँ से देखो ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ 1 by 2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 by 2 cos 2x dx। तो यार यहाँ से this will be 1 by 2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1 by 2 cos 2x का इंटीग्रेशन will be sin 2x, और इसको 2 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बार बार इस चीज को ध्यान रखिए बेटा, जो x का कोफिशिएंट होगा उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। तो आंसर विल बी x by 2 प्लस 1 by 4 sin 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा सवाल अपने पास क्या लिखा है। अगला सवाल दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ cos क्यूब x dx। अब देखो यहाँ पर आ गया बेटा cos क्यूब x। जैसे जैसे मैंने आपको बोला है, देखो अगर बेटा ऊपर हाई पावर होंगे, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, तो आपको उसको मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करना है। पावर 2 को मल्टीपल एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको बताइए। पावर 3 के लिए याद करिए क्या था, cos 3x। cos 3x क्या होता था बेटा, ये हम पढ़ के आए, cos 3x is 4 cos क्यूब x minus 3 cos x। तो यहां से बच्चों cos क्यूब x कैन बी रिटन एज cos 3x plus 3 cos x upon cos क्यूब x कैन बी रिटन एज cos 3x plus 3 cos x upon 4। ये बेटा आप लिख सकते हैं। और जैसे ही बच्चों आप ये लिख सकते हैं, तो अब ये सवाल क्या हो गया, जो पहले हायर पावर में था अब आपने उसको देखो मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ cos 3x plus 3 cos x upon 4 dx। और जैसे ही बेटा ये चीज मेरे पास आई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 by 4 cos 3x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 by 4 cos x dx। तो ये मेरे पास आ गया 1 by 4 cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x, और इसको बेटा 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस 3 by 4 cos x का इंटीग्रेशन sin x, इसको किसी से भी डिवाइड नहीं करना है क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो बेटा फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है, वो फाइनल आंसर क्या आ जा रहा है,
1/12 sin 3x, 1/12 sin 3x जो ये लिखा हुआ है, प्लस 3/4 sin x, प्लस 3/4 sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही है बेटा। चलिए अगला देखते हैं सवाल, 2 सवाल बस और करेंगे। ये आज के लेक्चर का बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन तुम्हारे फायदे के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ √1 + sin 2x, इंटीग्रल ऑफ √1 + sin 2x dx, इंटीग्रल ऑफ √1 + sin 2x dx। ठीक है, ये हमारे पास बड़ा सवाल है, इंटीग्रल ऑफ √1 + sin 2x dx। अब अगर बेटा ये मेरे को सवाल दिया हुआ है तो जरा सोच के देखना, थोड़ा सा बेटा इसको सोच के देखना। क्या ये वाली प्रोफाइल भी ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पढ़ाई है? दिस इज बेसिकली √of sin x + cos x का होल स्क्वायर। दिस इज √of sin x + cos x का होल स्क्वायर dx। देखो sin² x + cos² x ये लिखा हुआ है, और sin 2x है 2 sin x cos x, तो a² + b² + 2ab ये लिखा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर। तो यहां से बेटा मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ sin x + cos x, इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ sin x + cos x dx, ये हमारे पास लिखा हुआ। अब बेटा देखो मॉड में थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ता है। मॉड में बेटा हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। देखो क्या लिखा है, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो मॉड आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इस मॉड वाली चीज से बचने का तरीका क्या होता है मैं आपको वो सिखाता हूँ। बचने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको बेटा ये पढ़ाया था मॉड में, जब मैं आपको मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा रहा था रिलेशंस एंड फंक्शन में, तब मैंने आपको बताया था कि मॉड और सिग्नम कैसे रिलेट होते हैं। सिग्नम में भी ये हो सकता है, मैंने ये चीज आपको बताई। सिग्नम x बेसिकली बेटा जो होता है, सिग्नम x होता है mod x/x, सिग्नम x होता है mod x/x फॉर x not equal to 0। x की वैल्यू बस 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए सिग्नम x क्या होता है mod x/x। क्योंकि देखो अगर x पॉजिटिव होगा तो आंसर यहाँ से 1 आएगा, अगर x नेगेटिव होगा तो आंसर यहाँ से -1 आएगा। तो सिग्नम x होता है mod x/x। तो यहाँ से बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, mod x को आप बच्चों लिख सकते हैं x सिग्नम x, mod x को आप लिख सकते हैं x सिग्नम x। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोल रहा हूँ, mod x कैन बी रिटन एज x सिग्नम x, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेटा इस कंसेप्ट को मैं यहाँ पर पुट करूँ, यहाँ पर, ठीक है, इसको बेटा थोड़ा सा अपन क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये वाले हिस्से को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। देखिए बेटा, तो जैसे हमने ये वाली चीज को क्लियर कर लिया, अब इसको सवाल को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इंटीग्रल ऑफ mod of sin x + cos x can be written as sin x + cos x into signum of sin x + cos x dx। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, mod x क्या होता था, x सिग्नम x होता था, तो mod of sin x + cos x क्या होगा, sin x + cos x into signum of sin x + cos x। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा, सिग्नम फंक्शन तो हमेशा ही कांस्टेंट है, या 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा। सिग्नम फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, तो सिग्नम ऑफ sin x + cos x तो आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया, sin x + cos x dx। तो यहां से मेरे पास आ गया सिग्नम ऑफ sin x + cos x, और इंटीग्रल इसको बेटा आप जैसे करोगे तो देखो इंटीग्रल ऑफ sin x इज -cos x एंड इंटीग्रल ऑफ cos x इज +sin x, और फाइनली इसमें बेटा आप प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक लगा सकते हैं। तो हमारा देखो जो बेटा फाइनल आंसर आ रहा है, दैट इज फाइनल आंसर इज sin x - cos x, जो बेटा लिखा हुआ है sin x - cos x इनटू सिग्नम ऑफ sin x + cos x, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। जो बेटा चीज हमको याद रखनी है, याद क्या रखना है कि अगर sin x + cos x पॉजिटिव होगा, अगर sin x + cos x पॉजिटिव होगा तो ये 1 आ जाएगा, और अगर sin x + cos x नेगेटिव होगा तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सी बात है। और अगर बेटा sin x + cos x 0 होगा तो फिर तो सवाल का अस्तित्व ही बेकार हो गया, है ना, फिर तो आंसर ही 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। चलिए लास्ट बेटा अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा सवाल था, अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे बताना कमेंट में। ये वाला जो कंसेप्ट था ये अच्छा था, जिसको भी ये कंसेप्ट ना पता हो या आप अगर भूल गए हो तो मुझे कमेंट से बताना। ये मॉड से बेटा बचने का तरीका है, सिग्नम का इस्तेमाल करते हुए मॉड वाले फंक्शन से बचने का बहुत बढ़िया तरीका है। तो मुझे आप कमेंट से बताइएगा आपको ये चीज आती थी या नहीं आती थी। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज के दिन का है, इंटीग्रल ऑफ
cos x माइनस cos 2x, cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx, इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx। ठीक है, इसको बेटा देखो मैं आपको दो मेथड से बताता हूँ, आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए इसको दो मेथड से बताता हूँ। सबसे पहले मेथड 1 अपन देखते हैं, मेथड 1। तो मेथड 1 बेटा बहुत आसान सा है कि यार इंटीग्रल ऑफ cos x और cos 2x को आप लिख लो 2 cos square x minus 1, ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 minus cos x और dx ये लिखा हुआ है। तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ cos x minus 2 cos square x plus 1 upon 1 minus cos x dx ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा जरा सोचो, अगर बेटा मैं न्यूमरेटर में से -1 कॉमन लूं, डिनोमिनेटर में से भी -1 कॉमन लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 2 cos square x minus cos x minus 1 है ना, माइनस कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में से भी डिनोमिनेटर में से भी, तो नीचे आ जाएगा cos x minus 1। अब जैसे बेटा मैंने ये लिखा, जरा ऊपर वाले को बेटा फैक्टराइज आप करके सोचो, ऊपर वाले को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो दिस विल बी 2 cos square x minus 2 cos x plus cos x minus 1। देख लो -2 cos x plus cos x will be minus cos x जो लिखा है, दोनों का प्रोडक्ट इज -2 जो लिखा है, अपॉन cos x minus 1 dx। तो इसको बेटा अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी 2 cos x कॉमन, तो अंदर आएगा cos x minus 1 और प्लस 1, ठीक है, इनटू आ जाएगा cos x minus 1 और नीचे हमारे पास लिखा हुआ है cos x minus 1 dx। ये हमारे पास बच्चों लिखा है, क्लियरली आप देख सकते हैं cos x minus 1 और cos x minus 1 कैंसिल आउट होगा, और जैसे बेटा ये कैंसिल आउट हुआ तो अब ये सवाल आप ब्रेक कर लो, दिस इज 2 cos x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, तो दिस कम्स आउट टू बी 2 sin x प्लस x प्लस c व्हिच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आंसर विल बी 2 sin x प्लस x प्लस c व्हिच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया बेटा मेथड 1। इसी को आप एक मेथड और से भी कर सकते हैं, मेथड 2 भी मैं आपको बता देता हूं क्या है। अगर अप्रोच सही हो तो बेटा किसी भी मेथड से आंसर निकलता है, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ठीक है, मेथड 2 में बेटा हमारे पास आप सोच के देखिए, सवाल लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ cos x, और अगर मान लो मैं इनके बीच में 1 और -1 ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, मैं 1 भी ऐड कर देता हूं और मतलब ऐसा लिख देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, 1 ऐड भी कर देते हैं, चल जाएगा। 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 1 ऐड भी कर दिया और माइनस cos 2x वैसे ही लिखा। इस सवाल में मैंने यहाँ न्यूमरेटर में 1 ऐड भी कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस cos x, ये सवाल लिखा। तो यहां से बच्चों हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos x minus 1, ठीक है, और प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा, दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x विल बी 2 sin स्क्वायर x, ये चीज आ जाएगी, ठीक है, और अपॉन 1 माइनस cos x, ये आ गया मेरे पास dx। तो फाइनली बच्चों यहां से अगर हम इसको देखें तो देखो यहां से बेटा आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ cos x minus 1, इंटीग्रल ऑफ cos x minus 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x को लिख लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x और अपॉन 1 माइनस cos x, ठीक है, dx ऐसा लिख सकते हैं। sin स्क्वायर x को हमने क्या लिख लिया 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो यार यहां से मेरे पास ये क्या हो गया इंटीग्रल ऑफ cos x minus 1 और प्लस 2 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x इज 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x और अपॉन 1 माइनस cos x dx। क्लियरली बच्चों आप देख सकते हैं 1 माइनस cos x, ये 1 माइनस cos x और ये cos x माइनस 1 कटेगा, और ये जो cos x माइनस 1 कटेगा तो यहाँ पर एक -1 का फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस cos x और cos x माइनस 1 दोनों के एडिटिव इनवर्स हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो अब देखो ये सवाल क्या लिखा है, सवाल लिखा हुआ है -1 प्लस 2 प्लस 2 cos x dx, यही तो लिखा है सवाल, सिंपल सा सवाल है, यही लिखा हुआ है, बस नीचे वाला तो कट चुका है। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया इंटीग्रल ऑफ 2 cos x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ये आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये लिखा है। तो दिस इज 2 sin x प्लस x प्लस
सी विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देख लो सेम आंसर आ रहा है, आंसर बेटा सेम आएगा हमेशा, आप कोई भी मेथड से करें, अप्रोच बस सही होना चाहिए, आंसर विल ऑलवेज कम आउट टू बी द सेम। तो चलिए बेटा, इसके साथ हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 9 के 9 लविंग इंटीग्रेंट्स आप याद रखेंगे अगले लेक्चर में। आज बेटा इस लेक्चर के एंड पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसमें इसके बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करूंगा। कम से कम 30 से 40 छोटे छोटे से सवाल होंगे इन्हीं 9 लविंग इंटीग्रेंट्स पर बेस्ड। उन्हें जरूर अगले लेक्चर के पहले आप बनाइएगा ताकि आपका इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो पाए। अगर आज का लेक्चर आपके लिए फायदेमंद था तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ और मैं भी और उतनी ही हाई एनर्जी के साथ आपके लिए अगला लेक्चर भी लेके आऊँ। तो आपका आज का जो भी बेटा ओपिनियन है, जो भी आपका फीडबैक है, जैसा भी आपको अच्छे से समझ में आया है, अपना एक पॉजिटिव कमेंट डालना बिल्कुल भी ना भूलें आप। तो इसके साथ बेटा लेक्चर का एंड करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनकी पढ़ाई भी और बेहतर हो पाए। थैंक यू।